आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो आपकी या आपके अपनों की जान बचा सकती है। हार्ट डिजीज सिर्फ हार्ट अटैक तक ही सीमित नहीं होती है, इसमें बहुत सारे डिजीज आते हैं जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एर्थरोस्क्लेरोसिस, चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस जिसे कहा जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट, कंजेटिव हार्ट फेल्योर, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ये सारे डिजीज आ जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत सारे हार्ट डिजीज बिना पेन के ही शुरू हो जाती है। बॉडी पहले ही हमें वार्निंग दे देती है, थकान, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट में पेन होना, लेकिन हम इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पर। तो बात करते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में, जिसे शॉर्ट में CHD भी कहा जाता है। CAD refers to a pathological condition that cause narrowing of coronary arteries। अब अगर आपको पता नहीं है कोरोनरी आर्टरीज के बारे में, तो मैं बता दूं कि हार्ट को वर्क करने के लिए भी ब्लड की आवश्यकता होती है। जो कोरोनरी आर्टरीज होता है वो ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट को करता है, सो दैट ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज रिड्यूस। अब कभी कभी क्या होता है, ये कोरोनरी आर्टरीज जो होता है वो नैरो होना लगता है, मतलब पतला होने लगता है, जिससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है हार्ट के अंदर, है ना। CAD एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण कोरोनरी धमनियां सिकुड़ जाती है, जिससे हृदय तक रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे जितना सफिशिएंट अमाउंट में हमारे हार्ट को ब्लड मिलना चाहिए उतना अमाउंट में हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है। ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है, इसलिए इसको CAD बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इट इज ए कंडीशन इन विच प्लेक डिपॉजिट ब्लॉक्स द कोरोनरी ब्लड वेसल्स लीडिंग टू अ रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, प्लेक, यहां पर एक नया वर्ड आया प्लेक। प्लेक क्या होता है? प्लेक मतलब फैटी सब्सटेंस, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी चीज का जमाव, है ना। ये कहां डिपॉजिट होने लगता है? कोरोनरी ब्लड वेसल्स। जो हमारा कोरोनरी ब्लड वेसल्स है, जैसे ये देखिए, ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स है हमारा, इसको बड़ा करके यहां पर दिखाया जा रहा है। ये जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स है, इसमें प्लेक, ये जो प्लेक है, फैटी सब्सटेंस है, इसका डिपोजिशन होने लगता है कहां पर? हमारे कोरोनरी ब्लड आर्टरीज के वॉल पर। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हार्ट, मतलब जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारा जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लाक का जमाव कोरोनरी रक्त वाहिकाओं के अवरुद्ध कर देता है, मतलब ब्लड आगे की ओर बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ पाता है, जिससे हृदय को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के अंदर कॉमन टाइप का हार्ट डिजीज है जो हमारे वर्ल्ड में कॉमन टाइप में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आर्टरीज देख सकते हैं जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। तो ये था हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें ही एक डिजीज आता है एर्थरोस्क्लेरोसिस। अब एर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। एर्थरोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज ऑफ द लार्ज एंड इंटरमीडिएट साइज आर्टरीज इन विच फैटी लेशंस कॉल्ड एर्थ्रोमेटस प्लेक्स। अब ये एर्थ्रोमेटस प्लेक्स क्या होता है? डेवलप ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ आर्टरियल वॉल। अब देखिए, जो आर्टरी होता है हमारा, उसके वॉल पर बहुत सारे प्लेक्स का जमाव हो जाता है ना। एर्थरोस्क्लेरोसिस बड़ी और मध्यम आकार की धमनियां का एक रोग है, जिस धमनियों की दीवार पर आंतरिक सतह पर वसायुक्त घाव, जिन्हें एर्थरोमेटिक प्लाक कहा जाता है, विकसित हो जाते हैं। अब इस एर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो धमनी होती है, आर्टरी जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे फैटी सब्सटेंस, है ना, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसे एर्थरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक आर्टरी है जिसमें आपको एर्थ्रोमा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब एक इससे मिलता जुलता वर्ड है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। ये क्या है? आर्टरियोस्क्लेरोसिस इज इन कॉन्ट्रास्ट इज अ जनरल टर्म दैट रेफर्स थिकनिंग एंड स्टिफेंड ब्लड वेसल्स ऑफ ऑल साइज। इसके विपरीत आर्टरियोस्क्लेरोसिस एक सामान्य शब्द है जो आकारों की मोटी और कठोर रक्तवाहिकाओं के संबंध में कहा जाता है। ये कॉमन सा बात है, जो हमारा रक्तवाहिका होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके संदर्भ में आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अगर वो मोटा हो जाता है या कठोर हो जाता है ना, समझ में आ गया?
चलिए आगे बात करते हैं हम चेस्ट पेन, जिसे एंजाइना पैक्टोरिस भी कहा जाता है। छाती में दर्द होता है कभी कभी, वो क्यों होता है इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इन मोस्ट पीपल हु डेवलप प्रोग्रेसिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज कार्डियक पेन कॉल्ड एंजाइना पैक्टोरिस। कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कभी कभी प्रोग्रेसिव कंस्ट्रिक्शन होने लगता है किसमें, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कंस्ट्रिक्शन होने लगता है ना, जिससे हमारा कार्डियक पेन शुरू हो जाता है, मतलब हार्ट के अंदर पेन होने लगती है ना, जिसे एंजाइना पैक्टोरिस कहा जाता है। begins to appears whenever the load of the heart becomes too great in relation in available blood flow। देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोरोनरी धमनियां सिकुड़ने लगती है, जो हमारा कोरोनरी आर्टरीज है वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, कंस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो हृदय पर भार बढ़ने लगता है, जिससे हमारा कार्डियक दर्द होने लगता है, कार्डियक पेन होने लगती है। ठीक है, शुरू हो जाता है क्योंकि रक्त प्रवाह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए कोरोनरी आर्टरीज जो है हमारा, उसका अगर वो नैरो होने लगेगा, कंस्ट्रिक्ट करने लगेगा, जितना ब्लड हमारे हार्ट को चाहिए था उतना ब्लड तो नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे कार्डियक पेन शुरू हो जाती है। अब ये क्या है, इट इज अ मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के लिए हम यूज करते हैं एंजाइना पैक्टोरिस, है ना, that occurs due to insufficient supply of the heart। अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिलती है ना, आपूर्ति नहीं हो पाती है। वार्निंग ऑल्सो नोन एज एंजाइना, इसे एंजाइना भी कहा जाता है। और याद रखिएगा ये एक वार्निंग सिग्नल है किसका, हार्ट अटैक का। द पेन इज द एट इंटरवल रैगिंग ऑफ द फ्यू सेकेंड्स और मिनट, ये कुछ सेकंड्स तक भी हो सकता है, कुछ मिनट्स तक भी हो सकता है। इसे हार्ट अटैक का चेतावनी संकेत माना जाता है। दर्द कुछ सेकंड या मिनटों के अंतराल पर होता है, याद रख लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो एंजाइना पैक्टोरिस या चेस्ट पेन के बारे में आपको पता चल गया। अब आगे बात करते हैं हम इर्रेगुलर हार्ट बीट, जिसे एरिथमिया भी कहा जाता है, अनियमित दिल की धड़कन, है ना। Definition: sometimes the heart electrical system does not function normally। कभी कभी क्या होता है कि जो हार्ट का सिग्नल होता है ना, आपको बताए थे जब आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाए थे, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में बताए थे आपको, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस, पड़कंजी फाइबर्स, इन सभी चीज के बारे में आपको बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे डाला गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, ऐसे नोड हमारा अच्छे तरीके से सिग्नल को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाता है, जिससे हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन में थोड़ा डिले होती है। इट में रेस बिकम्स स्लो, इरेगुलर, स्किप बीट समटाइम्स, द सिग्नल डज नॉट मूव इन प्रॉपर सीक्वेंस। जितना सीक्वेंस में हमारे सिग्नल को आगे ट्रांसफर होना चाहिए, जिससे हमारा हार्ट चैम्बर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, डायलेट होगा, है ना, समझ में आ रहा है, तो वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, कभी स्लो हो जाता है, कभी इरेगुलर, कभी बीट्स स्किप करने लगता है ना। समटाइम्स सिग्नल डज नॉट मूव प्रॉपर सिक्वेंटली, कभी कभी हृदय की विद्युत प्रणाली ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती है, या तेज, धीमी, अनियमित हो सकती है, हृदय की धड़कन छूट सकती है। अब रिजल्ट क्या होता है, इसके रिजल्ट क्या होता है ऐसा करने पर, दिस काउज द हार्ट टू बीट फास्टर और स्लोअर देन नॉर्मल। कभी कभी क्या इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा हार्ट कभी जल्दी से काम करने लगता है, कभी स्लो काम करने लगता है। और इरेक्टली दीज एबनॉर्मल रिदम्स आर कॉल्ड एरिथमिया, इसी चीज को हम एरिथमिया भी बोलते हैं। इर्रेगुलर हार्ट बीट मतलब कभी तेज हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है ना। इसका कारण क्या हो सकता है, एबनॉर्मल रिदमिसिटी ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर का अच्छे तरीके से काम नहीं करना। पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्या है, एसए नोड, शिफ्ट ऑफ पेसमेकर फ्रॉम द साइनस नोड टू अनदर प्लेस टू द हार्ट। अब देखिए ये जो एसए नोड है, एसए नोड का हमारा इंटरमीडिएट पाथवे जो है, इससे हमारा एवी नोड के पास जाना चाहिए, तो लेकिन इसका सिग्नल कहीं और चले जाता है, इसके कारण भी हमारा इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। ब्लॉक्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्पीड ऑफ इंपल्स, इंपल्स का कहीं और चले जाना, एबनॉर्मल पाथवे ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन, जो इंपल्स है वो उसका ट्रांसमिशन किसी अलग जगह होना, अलग पाथवे होना, है ना। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ स्पूरियस इंपल्स, गलत आवेगों को अपने आप उत्पन्न करना, ये सभी कारण से आपका इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कंजेटिव हार्ट फेल्योर के बारे में, जिसे एचएफ भी कहा जाता है। हार्ट फेल्योर और कंजेटिव हार्ट
फेल्योर, दोनों एक ही चीज है। व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट टू मेंटेन ब्लड फ्लो टू मीट द बॉडी नीड्स। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि जितना हमारे बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है उतना वो पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। व्हेन द हार्ट अनेबल टू पंप सफिशिएंट टू मेंटेन ब्लड फ्लो टू मीट द बॉडी नीड्स, यह तब होता है जब हृदय की जरूरतों को पूरा करने वाले पर्याप्त रक्त पंप करने में असमर्थ होते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ का कम हो जाना, सांस की तकलीफ होना, है ना, एक्सेसिव टायर्डनेस, थकान ज्यादा होना, लेग के अंदर स्वेलिंग होना, लंग्स का अच्छे तरीके से काम नहीं करना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। कॉमन काउज क्या है? सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण भी हो सकता है। अगर प्रीवियस कहीं माइकोआर्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक आया है तो उसके कारण भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हो सकता है ना, आर्टियल फिब्रिलेशन के कारण भी हो सकता है। अगर वेल्व अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है उसके कारण भी हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल अगर यूज कर रहे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। कोई इन्फेक्शन है उसके कारण भी हो सकता है। ये सब कॉमन काउज है किसके? हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के। हार्ट फेल्योर का टाइप्स क्या है? ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन एचएफ हार्ट फेल्योर विथ नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। ये दो टाइप्स के होते हैं, है ना। ये एक हमारा वेंट्रिकल के अंदर हो जाता है और एक नॉर्मली हमारा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में उतना नहीं जानना है, आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मैनेजमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। डायग्नोस कैसे करते हैं? बेस्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हम हिस्ट्री लेते हैं सिम्टम्स, अगर इससे पहले भी तो नहीं हुआ है ना, फिजिकल एग्जाम करते हैं। कन्फर्मेशन बाय एकोकार्डियोग्राफी, है ना, ईसीजी के द्वारा हम क्या करते हैं? इसके द्वारा इसका डायग्नोसिस करते हैं। यूजफुल ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाते हैं एंड चेस्ट रेडियोग्राफी भी करवाते हैं, ठीक है। रक्त परीक्षण ईसीजी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इन क्रोनिक स्टेबल माइल्ड हार्ट फेल्योर ट्रीटमेंट कॉमनली कंसिस्ट लाइफ स्टाइल एंड मॉडिफिकेशन। अब देखिए, अगर छोटा मोटा है हार्ट फेल्योर तो आपके लाइफ स्टाइल में आपके मॉडिफिकेशन को चेंज करके इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे स्टॉपिंग स्मोकिंग, अगर कोई नशा वशा करते हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, है ना, डाइट अच्छे तरीके से लीजिए, है ना, यही इसका इलाज है। और मेडिकेशन अगर कोई मेडिसिन लेना है तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो हमारा आरएचडी कहलाता है। इज डैमेज of one or more heart valves that remains after an episode of acute rheumatic fever। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक से अधिक जो हार्ट वेल्व है, हमारा हार्ट वेल्व का क्षतिग्रस्त होना। अगर हार्ट वेल्व अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? हमारा रूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाता है। इसका काउज क्या है? हार्ट मसल्स एंड वेल्व्स डैमेज ड्यू टू रूमेटिक फीवर, है ना, काउज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये देखिए एक बैक्टीरिया है जिसके कारण हो सकता है। हार्ट मसल्स का अच्छे तरीके से काम नहीं करना और वेल्व्स का अच्छे तरीके से काम नहीं करना रूमेटिक हार्ट डिजीज का काउज हो सकता है। अफेक्ट द हार्ट वेल्व्स कैन रिमेन स्ट्रेच एंड और स्केड एंड नॉर्मल। हृदय के वेल्व जो होते हैं उस खिंच जाते हैं और उस पर निशान पड़ जाता है ना, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। द हार्ट वेल्व्स आर इनेबल टू फंक्शन एडिक्वेटली एंड हार्ट सर्जरी में बी रिक्वायर्ड इफ ब्लड फ्लो थ्रू डैमेज्ड वेल्व्स इन इट। देखिए, अगर हार्ट वेल्व अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज कहलाता है। इसका सर्जरी द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रोक। अब देखिए, अभी तक हम बात किए कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। अगर मान लीजिए कोरोनरी आर्टरीज के अंदर अगर ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, है ना, ब्लड कभी कभी रैप्चर भी हो जाता है ना, वो अलग कंडीशन है। अब बात करते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? अगर यही चीज हमारे ब्रेन के अंदर होने लगे तो इसको स्ट्रोक कहा जाता है। द स्ट्रोक इज अ कंडीशन विच पुअर ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन रिजल्ट्स सेल डेथ। ब्रेन से ही तो पूरा शरीर कंट्रोल होता है। अगर ब्रेन को ये अच्छे तरीके से अच्छे मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाए तो क्या हो गया? ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाए तो क्या होगा? ब्रेन के जो ब्रेन सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे। लाइक ऑल ऑर्गन्स द ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन प्रोवाइड बाय ब्लड। इफ रिस्ट्रिक्टेड ब्रेन सेल्स आर डाई, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा ब्लड अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा न्यूरॉन्स को, तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब इसका टू मेन टाइप्स है, एक है इस्चेमिक और एक होता है हेमरेजिक, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह की कमी। अगर ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया हमारे ब्रेन के अंदर तो उसके कारण हो सकता है। अगर ब्लीडिंग हो गई, अगर कहीं ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई, कोई रैप्चर कर गया कोई ब्लड वेसल्स, तो उसके कारण भी हो सकता है स्ट्रोक, ठीक है। सिम्टम्स, इसका सिम्टम्स क्या है?
to move or feel on one side of the body, problem understanding of speaking, dizziness and loss of vision। शरीर के एक तरफ महसूस होना, मतलब एक तरफ तकलीफ महसूस होना, बोलने समझने में दिक्कत होना, चक्कर आना, है ना, अपना विजन लॉस कर देना, मतलब देखने की जो क्षमता होती है उसको खो देना, है ना। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके कारण भी हो सकता है। अगर कोई नशा पता कर रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक पेशेंट, इन सभी चीज को ये स्ट्रोक भी हो सकता है। चलिए यहां तक बात कर लिए, अब बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बारे में, एमआई। एमआई कॉमनली इज कॉल्ड हार्ट अटैक, इसको कॉमनली हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो स्टॉप टू अ पार्ट ऑफ हार्ट काउजिंग डैमेज टू द हार्ट मसल्स। अब देखिए क्या होता है, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है तब होता है जब हृदय के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाती है। अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट तो काम नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा हार्ट पूरे शरीर में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए हार्ट को भी ब्लड फ्लो नहीं हो पाए तो क्या होगा, जिससे हार्ट की जो हृदय की मांसपेशियां हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। अगर हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, पंप नहीं कर पाएगा। इसका मैकेनिज्म क्या है? मोस्ट एमआईसी occurs due to coronary artery disease. Often it is the center or left side of the chest, last more of the few minutes। ये अक्सर कोरोनरी धमनी रोग, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है उसके कारण होता है। दर्द छाती के बीच और बाईं की ओर पाए जाते हैं और ये कुछ मिनटों से अधिक तक रहता है। इसका सिम्टम्स क्या है? हार्ट बर्न होना, छाती में जलन महसूस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ, नोजिया, है ना, फीलिंग फेथ, बेहोशी महसूस होना, ठंडा पसीना, टायर्डनेस, ये सारे क्या हैं, हमारे एमआई के सिम्टम्स। अब बात करते हैं हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन क्या है? हाइपोटेंशन इज अ लो ब्लड प्रेशर स्पेशली आर्टरीज सिस्टमेटिक रेगुलेशन। ये क्या है? हमारा लो ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है ना, जो हमारा क्या है 120/80, है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इन सभी चीज के बारे में बात कर लिए थे। अगर नहीं देखे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाले गए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। मेजरिंग सिस्टोलिक लेस देन 90 mmHg, अगर 90 mmHg से कम हो रहा है, और डायस्टोलिक लेस देन 60 mmHg, अगर डायस्टोलिक 60 mmHg से नीचे हो रहा है तो वो हमारा हाइपोटेंशन में आ जाता है। इम्पैक्ट क्या है? लो ब्लड प्रेशर कैन डिप्रीव द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लीडिंग द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज शॉक में भी जा सकता है लो ब्लड प्रेशर के कारण। कम बीपी मस्तिष्क और अंग को ऑक्सीजन से वंचित रख सकता है, जिससे शॉक की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? इंट्रावेनस फ्लूइड, है ना, वैसोप्रेसर्स, है ना, आईवी अप्रूव्ड हम लगाते हैं अगर कोई किसी को हाइपोटेंशन हो जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन HTN भी बोलते हैं इसको। इट इज ए लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर ब्लड प्रेशर आर्टरीज परसिस्टेंटली एलिवेटेड, है ना। यह एक हृदयकालिक स्थिति है जो धमनियों के रक्तचाप लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से अधिक है तो जैसे देखिए नॉर्मल हमारा 100 से 130 तक होना चाहिए सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक हमारा 60 से 80 तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 130/80 हो गया, 140/90 हो गया, तो क्या हो गया, ये सारा हमारा हाइपरटेंशन का कंडीशन है। समझ में आ गया? ये हमारा हाइपरटेंशन है। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी HBP एंड सेकेंडरी HBP, है ना जी। ये प्राइमरी क्या है? प्राइमरी हमारा लाइफ स्टाइल या फिर जेनेटिक के कारण हो सकता है, और सेकेंडरी हमारा कोई डिजीज या फिर किडनी डिजीज, एंडोक्राइन सिस्टम में कोई दिक्कत हो तो उसके कारण सेकेंडरी HBP हो सकता है। आगे बात करते हैं एम आई एट रिस्क, क्या मुझे खतरा है? हाँ, हो सकता है खतरा। अगर आप ये सारी चीज कर रहे हैं तो आपको खतरा हो सकता है हार्ट डिजीज का। एबनॉर्मल लिपिड्स, अगर ज्यादा मात्रा में फैटी सब्सटेंस खा रहे हैं, टोबैको, कोई नशा पता कर रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप हाइपरटेंशन में रह रहे हैं, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, तो इसके कारण ये सारे हार्ट डिजीज हो सकते हैं। देखिए रिस्क है, नियंत्रण जोखिम, अवॉइड टोबैको, तंबाकू करने से बचें, कट बैक ऑफ सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल कम करें, ठीक है। मेंटेन हेल्दी वेट करें, अपने वेट को कम करें, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली करें, कंट्रोल बीपी, डायबिटीज, मैनेज स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, है ना। हेरिडिटी के कारण हो सकता है, एज बढ़ने के कारण हो सकता है, जेंडर में डिफरेंस, है ना, जाति के कारण भी हो सकता है। समझ में आ गया?
चलिए हृदय के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। 70 बीट पर मिनट है ना, 70 बार धड़कता है 1 मिनट में, है ना। स्टार्ट एट 4 वीक्स ऑफ फीटल फेज में स्टार्ट हो जाता है हमारा हार्ट बीट करना। वुमेन्स बीट फास्टर होता है ना। ज़्यादातर हार्ट अटैक हमारा क्रिसमस और न्यू ईयर में आता है, पता नहीं क्यों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। फीड 75 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। पंप 10,000 लीटर पर डे हमारा क्या होता है, हार्ट पंप करता है एक दिन में। आज की इस वीडियो में हम हार्ट डिसऑर्डर के बारे में जाने, बहुत सारी चीज के बारे में आज डिस्कस किया। ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का लास्ट लेक्चर था। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।